हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम। आज की यह वीडियो उत्तराखंड के आगामी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द हमको बताना है। पहला है उन्नतिशील, दूसरा है उन्नतशील, तीसरा है उन्नतिशील और चौथा है उन्नतिशल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, उन्नतिशील। जो उन्नतिशील है वो इसी तरीके से लिखा जाता है, उन्नतिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कहा तब मैं आया में किस तरह की अशुद्धि है। पहला है अनियमित की अशुद्धि, तीसरा है क्रिया संबंधी अशुद्धि और चौथा है वचन संबंधी अशुद्धि। तो ये इसमें जो है लिंग संबंधी अशुद्धि है। लिंग मतलब कि यहाँ पे लिखा है कि वह कहा तब मैं आया, वह कहा नहीं, उसने कहा तब मैं आया। जब यहाँ पे आएगा उसने कहा तब मैं आया, तब जाके यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ है। पहला है कठिन कार्य करना, दूसरा है कुल्हाड़ी से पैरों को काटना, तीसरा है अपना नुकसान स्वयं करना और चौथा है पैरों से असंभव कार्य करना। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपना नुकसान स्वयं करना। इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है देशांतर शब्द में कौन सा समास है। तो पहला है बहुव्रीहि समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है तत्पुरुष समास और चौथा है द्विगु समास। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास तत्पुरुष समास, क्योंकि जब हम देशांतर शब्द को तोड़ते हैं तो हमारे पास आता है देशों के बीच अंतर। जब देशों के बीच अंतर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। बहुव्रीहि समास क्या होता है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जैसे कि लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश, कोई तीसरा ही अर्थ आ जाता है, उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। फिर आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब जो पहला पद है वो प्रधान होता है, जैसे कि नील कमल, मतलब कि नीला है जो कमल। तीसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब पहला पद, जैसे कि देशांतर, देश के बीच अंतर, ऐसे जो शब्द आते हैं वो तत्पुरुष समास में आ जाते हैं। फिर आता है द्विगु समास। द्विगु समास का मतलब होता है जहाँ पे कि संख्याएं हमको मिलती हैं, जैसे त्रिलोचन, पंचवटी, 5, 3, इस तरीके के शब्द जहाँ पे आते हैं उसको हम कहते हैं द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण की दृष्टि से लुंठित व्यंजन है। तो यहाँ पे बताना है कि लुंठित व्यंजन कौन सा है। पहला है ल, दूसरा है र, तीसरा है ई, चौथा है ढ। यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, र। र जो है एक लुंठित व्यंजन है, क्योंकि जो ल है, ल एक पार्श्विक व्यंजन है और ई जो है, ई एक तालव्य व्यंजन है और ड तो हमें पता है कि ये क्या हो जाते हैं, ड उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुणित व्यंजन हम इनको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। तो यह शब्द है जो रिपोर्ताज किस भाषा का है। पहला है फ्रांसीसी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है पुर्तगाली और चौथा है जापानी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे फ्रांसीसी। यह रिपोर्ताज शब्द जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है दोहा और रोला को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो पहला है हरि गीतिका, दूसरा है कुंडलिया, तीसरा है सवैया और चौथा है बरवे। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंडलिया। जब हम दोहा और रोला को क्रम में मिलाते हैं तो यहाँ पे कुंडलिया मिलता है। देख लेते हैं एक एक करके। दोहा जो है एक मात्रिक छंद होते हैं जिसमें 4 चरण होते हैं, सब में एक एक मात्रा होती है। एक मात्रिक छंद जिसमें 4 चरण होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, दोहा कहेंगे। फिर आता है रोला। रोला जो है 4 पदों का सब मात्रिक छंद है, हर पद में 24 मात्राएं होती हैं रोला के। फिर आते हैं हरि गीतिका। हरि गीतिका एक मात्रिक छंद होता है। कुंडलिया हमने देख लिया है। नेक्स्ट है संध्या और रात्रि के बीच का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसके लिए हम क्या कहते हैं, गोधूली, शाम, संध्या या रात्रि। तो संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है उसे कहते हैं गोधूली। नेक्स्ट है किस क्रम में गुणवाचक तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। पहला है ईर्ष्यालु, दूसरा है बबुआ, तीसरा है वैराग्य और चौथा है घृणास्पद्य। तो इसका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु में जो है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है। गुणवाचक मतलब किसी गुण को बता रहा है ना, ईर्ष्या करना, और प्रत्यय लगा हुआ है इसमें आलू, आलू प्रत्यय लगा है इस पे, ईर्ष्या पे। नेक्स्ट है आगामी वर्षों में जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी, रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। जो यहाँ पे आगामी शब्द है ना, इसका विलोम हमको बताना है। तो पहला है यहाँ पे अग्रिम, दूसरा है गत, तीसरा है परोक्ष, चौथा है विगत। तो इसका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे विगत। विगत मतलब बाद में और आगामी मतलब आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड निर्वाचित सरकार में प्रथम महाधिवक्ता थे। तो महाधिवक्ता बताना है। पहले हैं एनपी नवानी, दूसरे हैं मेहरबान सिंह नेगी, तीसरे हैं सूर्य नारायण बाबुलकर और चौथे हैं रितु बाहरी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मेहरबान सिंह नेगी। मेहरबान सिंह नेगी जी जो है ये उत्तराखंड निर्वाचित सरकार में प्रथम महाधिवक्ता थे। साथ ही जान लेते हैं एनपी नैथानी जी। एनपी नैथानी जी
ये जो है प्रथम महाधिवक्ता थे अंतरिम सरकार में। ये भी महाधिवक्ता रहे हैं, लेकिन ये कहाँ पे रहे हैं? अंतरिम सरकार में। जब उत्तराखंड का गठन हो रहा होगा तो जो अंतरिम सरकार थी उसमें एनपी नैथानी प्रथम महाधिवक्ता थे। और अगर पूछा जाएगा कि निर्वाचित सरकार में, तो आप बताओगे मेहरबान सिंह नेगी। उसके बाद सूर्य नारायण बाबुलकर, यह वर्तमान महाधिवक्ता हैं, 2017 से इनका कार्यकाल चल रहा है अभी तक। और फिर है रितु बाहरी जी। तो रितु बाहरी हमको पता है कि ये उत्तराखंड न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाखोड्यार, लुईथाव, फड़कानौली, फलसीमा व पेटसाल शैलाश्रय पुरास्थल कहाँ स्थित हैं? तो पहला है अल्मोड़ा, दूसरा है चमोली, तीसरा है पिथौरागढ़ और चौथा है उत्तरकाशी। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जिले में स्थित है ये लाखोड्यार, लुईथाव, फड़कानौली। ये साले के साले हमारे पुरास्थल हैं। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड का नाम क्या है? तो पहला है मानसखंड, दूसरा है केदारखंड, तीसरा है कृतपुर और चौथा है उत्तर कुरु। तो हम जानते हैं कि मानसखंड और केदारखंड जो है ये बताया गया है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में उत्तराखंड का गढ़वाल जो क्षेत्र है उसको केदारखंड कहा गया है और कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृतपुर। जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है उसमें उत्तराखंड का नाम है कृतपुर, मतलब कार्तिकेयपुर उस टाइम का। और आखिरी है उत्तर कुरु। उत्तर कुरु शब्द महाभारत में प्रयोग किया गया है उत्तराखंड के लिए, उत्तर कुरु शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के संदर्भ में गढ़वाल मंडल का गठन किस वर्ष किया गया? तो पहला है सन 1983 में, दूसरा है सन 1969 में, तीसरा है 1970 और 1965। तो इसका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सन 1967 में या 1969 में जो है गढ़वाल मंडल का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच स्थित है? पहला है श्रीकंठ दर्रा, दूसरा है सुंदरडूंगा दर्रा, तीसरा है ट्रेल पास और चौथा है कालिंदी दर्रा। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रेल पास। ट्रेल पास जो है ये पिथौरागढ़ व बागेश्वर के बीच स्थित है। साथ ही जान लेते हैं और जैसे कि श्रीकंठ जो है उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के बीच में स्थित है। इसको याद रखना है आपको, हिमाचल और उत्तरकाशी के बीच में स्थित है श्रीकंठ दर्रा। फिर आता है सुंदरडूंगा दर्रा जो है ये बागेश्वर और चमोली के बीच स्थित है। और ट्रेल पास तो हमें पता है पिथौरागढ़ और बागेश्वर। फिर नेक्स्ट है कालिंदी जो है ये उत्तरकाशी और चमोली के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूधातोली ग्लेशियर से निम्नलिखित में से किसका उद्भव नहीं होता है? तो पहला है पश्चिमी रामगंगा, दूसरा है विनो, तीसरा है शारदा नदी, चौथा है आटागाड़। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शारदा नदी जो है ये इसका उद्गम नहीं होता है दूधातोली ग्लेशियर से। हम जानते हैं कि दूधातोली जो ग्लेशियर है वो उससे 5 नदियों का उद्गम होता है। पहले है आटागाड़, दूसरा है विनो, तीसरी है पूर्वी नयार, चौथी है पश्चिमी नयार और पांचवी है पश्चिमी रामगंगा। इन नदियों का उद्गम होता है दूधातोली ग्लेशियर से। दूधातोली को उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। साथ ही हम जानते हैं शारदा नदी, जो शारदा नदी है वो काली नदी का ही नाम है, जो कि टनकपुर से काली नदी को क्या शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। और इस काली नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो हम जानते हैं कि पिथौरागढ़ में जो लिपुलेख दर्रा है, जो नेपाल और उत्तराखंड का जहाँ पे बॉर्डर बनता है, वहाँ पे नेपाल वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ से ओरिजिन है, उत्तराखंड वाले कहते हैं हमारे यहाँ से ओरिजिन है। तो वहाँ पे जो 2 धाराएं आती हैं छोटी छोटी, वो जाके मिला के बनाती हैं काली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलदस्त त्वारिक ई कोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पहला है मियाँ प्रेम सिंह, दूसरे हैं प्रताप शाह, तीसरे हैं मुकुंदी लाल और चौथे हैं कीर्ति शाह। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मियाँ प्रेम सिंह ने लिखी है यह पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नगर दिग्गड़ नामक पहाड़ की चोटी पर स्थित है? पहला है डीडीहाट, दूसरा है देहरादून, तीसरा है ऋषिकेश और चौथा है हरिद्वार। तो जो दिग्गड़ नामक पहाड़ है इसकी चोटी पर स्थित है डीडीहाट। डीडीहाट जो नगर है इसकी चोटी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है चमोली, दूसरा है देहरादून, तीसरा है नैनीताल, चौथा है चंपावत। जो झिलमिल ताल है वो उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की 70वीं वन रिपोर्ट के आधार पर कितने जिलों में वन वृद्धि हुई है? तो यह इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 8 जिलों में उत्तराखंड के वन रिपोर्ट के आधार पर वन वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोनबास क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो पहले जान लेते हैं कि ये डोनबास है कहाँ पे। तो डोनबास जो यूक्रेन वाला क्षेत्र है, रशिया यूक्रेन वाला, वहाँ पे है डोनबास क्षेत्र। और ये किसके उत्पादन के लिए है? पहला है तांबा, दूसरा है कोयला क्षेत्र, तीसरा खनिज तेल और चौथा है पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोयला क्षेत्र। यह एक कोयला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेकांतवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा है शैव धर्म, तीसरा है जैन धर्म और चौथा है वैष्णव धर्म। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अनेकांतवाद जो है ये ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य का विवरण नहीं करता है?
नहीं बताना आपको, जो विजयनगर साम्राज्य के बारे में नहीं बताता है। पहला है निकोलो द कॉन्टी, दूसरा है बाराबोसा, तीसरा है अब्दुल रज्जाक और चौथा है मलिक अहमद। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलिक अहमद। जो निकोलो डी कॉन्टी है, इसने विजयनगर साम्राज्य के शहरों के बारे में बताया है कि यह एक शहर था उस टाइम पे। अपने विवरणों में लिखा है, पहले विदेशी यात्री भारत में आते थे या जगह जगह घूमने जाते थे, उनके विवरण लिखे जाते थे उस टाइम पे। जो बाराबोसा है, इसने सती प्रथा का विवरण किया है। साथ ही जो अब्दुल रज्जाक है, इसने सचिवालय का विवरण किया है। जो विजयनगर साम्राज्य है उसमें सचिवालय होता था, उसका विवरण किया है। जो मलिक अहमद है, इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो कौन थे ये? पहला है आचार्य JV कृपलानी, दूसरे हैं लाला लाजपत राय, तीसरे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और चौथे हैं बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य JB कृपलानी जी जो हैं ये स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। साथ ही जान लेते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये जो है लगातार 6 वर्ष तक INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और इनके नाम पे ही हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। साथ ही जो लाला लाजपत राय हैं, यह सेफ्टी वॉल सिद्धांत इन्होंने दिया था, लाला लाजपत राय ने। और जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं, इनके बारे में भी आपको याद रखना है कि ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट कौन जारी करता है? पहला है UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, दूसरा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तीसरा है विश्व बैंक और चौथा है विश्व वन्यजीव कोष। तो इसका सही आंसर है हमारे पास जो सतत विकास लक्ष्य है, मतलब SDG गोल्स, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसकी जो रिपोर्ट है उसको जारी करता है UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। साथ ही जान लेते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसका क्या, ये कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? तो ये वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट जारी करता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आप बताओगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। साथ ही अगर वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछा जाएगा तो ये बहुत सारी रिपोर्ट जारी करता है, लेकिन एक उनमें से एक बता देती हूँ आपको, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करेगा, तो आप बताओगे विश्व बैंक। और साथ ही साथ जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है वो कौन जारी करेगा? तो प्लैनेट से रिलेटेड है, लिविंग है, तो कौन जारी करेगा? विश्व वन्यजीव कोष जारी करता है इसको, WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अब आते हैं कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में अर्थक्वेक को MOGPENJOSM लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जो इक्वेट है उसे किस प्रकार लिखा जाएगा? तो पहले हम देख लेते हैं कि अर्थक्वेक कैसे लिखा हुआ है। तो जो यहाँ पे अर्थक्वेक है उसे इस तरीके से लिखा गया है। तो हमें दिख रहा है कि जो इक्वेट लिखा हुआ है इसमें सारे के सारे अक्षर इसी अर्थक्वेक के हैं। तो देख लेते हैं कि ई को क्या लिखा गया है, तो M लिखा गया है, तो ई को हम M लिख लेंगे। फिर Q को क्या लिखा है, तो Q को N लिखा है, तो यहाँ पे हम N लिख लेंगे। फिर दिया है U, तो U को यहाँ पे J लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम J लिख लेंगे। तो हम सीधा देख लेंगे कि MNJ कहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है, यहाँ पे हमको MNJOPM देखने को मिल रहा है। तो आप जब इसको ठीक से करोगे तो आपको सही से आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में रोशन का स्थान ऊपर से 11वां और नीचे से 31वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो पहले हम सीधे सीधे काउंट कर लेंगे इनको। जो रोशन है इसका स्थान कितना है, तो ऊपर से इसका स्थान 11वां है, प्लस हम कर देंगे कि नीचे से इसका स्थान 31वां है। तो इसको काउंट कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 42। लेकिन जो ये रोशन है ये 2 जगह पे तो नहीं बैठ सकता, इसलिए इसको 2 से माइनस कर लेंगे हम। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर 40। तो 40 किस ऑप्शन में है? 40 हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में है, तो इसका आंसर 40 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A + B का अर्थ है कि A B का पिता है, A - B का अर्थ है कि A B की पत्नी है, A × B का अर्थ है कि A B का भाई है, A भागत B का अर्थ है कि A B की पुत्री है। यदि P × R - Q हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? तो देख लेते हैं। P × R दिया है, तो P × R का मतलब क्या है कि A B का भाई है, मतलब जो P है वो R का भाई है, तो P हो गया भाई R का, इस तरीके से हम बना लेंगे। फिर दिया है कि R - Q, तो R - Q क्या है कि A B की पत्नी है, R जो है Q की पत्नी है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको इस तरीके से, और ये हो गई पत्नी। तो इसमें से हम देखेंगे कि कौन सा बैठ रहा है क्वेश्चन में। तो कह रहे हैं जो P है Q का ब्रदर इन लॉ है, तो P Q का ब्रदर इन लॉ है, बिल्कुल सही बात है। P जो है इसका R का भाई है, तो इसका ब्रदर इन लॉ हो गया ये। तो पहला ऑप्शन ही हमको यहाँ पे दिख रहा है सही है, तो पहला ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि Q का अर्थ जोड़ना, J का अर्थ गुणा, T का अर्थ घटाना और K का अर्थ भाग है, तो जो 30K 2Q 3J 6T5 दिया हुआ है, तो इसको बताना है। आप भी साथ साथ सॉल्व करते रहिए। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 30K, तो 30K जो है K का अर्थ क्या है, भाग है, तो भाग 2 लिख लेंगे। Q
क्यू का अर्थ यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे सीधा लिख लेंगे प्लस, और फिर आ जाएगा 3, और फिर यहाँ पे दिया है जे का अर्थ है गुना, तो यहाँ पे कर लेंगे गुना, और यहाँ पे दिया है फिर 6, और 6 के बाद दिया है टी, तो टी का अर्थ यहाँ पे क्या है माइनस, घटाना है तो माइनस कर लेंगे यहाँ पे, और फिर दिया है 5। तो इसको हम सीधे सीधे सॉल्व कर लेंगे। तो हमको पता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम इस चलाएंगे। बोर्ड मास में क्या होता है कि पहले सबसे हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप डिवाइड करिएगा, तो जब डिवाइड करेंगे 30 से 2 को तो क्या आ जाएगा 15, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। जब हम इसको प्लस का प्लस करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 हमारे पास 18 आ जाता है, माइनस यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33 माइनस का 5 आ जाएगा। 33 माइनस 5 कितना हो जाता है 28 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है हमको। तो दिया है यहाँ पे कि 10 5 6 42, उसके बाद दिया है कि 17। जब कभी भी आपको इस तरीके का दिखता है तो जहाँ पे आपको ज़्यादा दिख रहा है, तो ज़्यादा हमें नीचे की तरफ दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे नीचे की तरफ इसको काउंट करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या किया होगा कि 42 आ गया, ऐसा क्या किया कि 68 आ गया, और ऐसा क्या करेंगे 92 हो जाए। तो हम एक बार इनको सीधे सीधे प्लस करके देख लेते हैं। तो 10 + 5 + 6 कितना हो जाएगा, 10 + 5 हो जाएगा 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 21, और 21 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 42 आ जाएगा। साथ ही साथ हम दूसरा भी देख लेते हैं, 17 + 3 + 14 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 34, और 34 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 68 आंसर आ जाएगा। सेम हमको इसके साथ करना है। तो हम जब 8 + 15 करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 23 आ रहा है। हमें चाहिए 92, तो 92 करने के लिए हम सीधे सीधे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि 92 को हमने देख लिया कि डिवाइड करके आ रहा है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 46। तो हमें लाना है इसका टोटल 46 लाना है कि 8 + 15 ऐसा क्या प्लस करेंगे 46 आ जाए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अगर 23 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 46। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 23। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे 8 को 15 को और 23 को, तो हमारे पास आ जाएगा 46, और 46 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 92 आंसर। तो आपको कितने नंबर बन रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।